क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लड़का यही है? जॉनसन ने उलझे हुए लहजे में कहा। वो हैरत से कभी शर्ली को देख रहा था तो कभी स्केच को। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे ठीक तरह से पहचानती हूँ। शर्ली ने जोर देकर कहा। सॉरी मैडम, फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऑफिसर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? शर्ली हैरान और परेशान होकर बोली। जब आपका दुश्मन जिंदा इंसान नहीं है तो फिर हम मरे हुए को क्या मारेंगे? जॉनसन ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा। शर्ली को यूं लगा जैसे किसी ने उसे 100 वॉट का करंट लगा दिया हो। वो ऑफिसर जॉनसन के इस इंकशाफ पर बरस पड़ी। ये क्या बकवास है? आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और आप ऐसा घटिया मजाक करके मुझे और परेशान करना चाह रहे हैं। माना कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मरा हुआ हो। अगर ये मरा हुआ है तो मेरे सामने जिंदा कैसे है? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज़ और पुरतजस्सुस है और बहुत अच्छी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खूबसूरत कहानी की जानिब। खिज़ां की शाम थी और मौसम के तेवर ख़राब थे। बादल गरज रहे थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं। बारिश आने का इम्कान था, लेकिन बारिश आने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में शर्ली हाथ में बंद छतरी पकड़े बस स्टॉप पर खड़ी काफ़ी देर से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब तक कोई बस नहीं आई थी। सड़क पर गाड़ियां रवां दवां थीं। यकलख्त एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ। जैसे ही उसकी नज़र शर्ली पर पड़ी तो वो वहीं जैसे मंजमंद हो गया और उसे यकटिक देखने लगा। शर्ली जैसी खूबसूरत नरमो नाजुक लड़की शायद उस नौजवान के दिल को भा गई थी। वो नौजवान खुद भी काफ़ी वजीह, खूबसूरत और पुरकशिश था। दराज कद, ब्राउन बाल और सब्ज आंखों के साथ वो काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहा था। शर्ली उसके सामने वाले फुटपाथ पर खड़ी थी। बीच में सड़क थी और वो नौजवान दूसरे फुटपाथ पर खड़ा उसे घूर रहा था। किसी की नज़रों की हिद्दत को महसूस करके शर्ली ने उस सिम देखा तो हैंडसम नौजवान को खुद को घूरते हुए पाया। शर्ली एकदम घबरा सी गई। उसकी घबराहट को भांप कर वो नौजवान ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसी लम्हे अचानक आसमान पर जोर का बादल गरजा और आनन फानन जोरों की बारिश शुरू हो गई। शर्ली को खड़े काफ़ी देर गुजर चुकी थी, लिहाजा उसने बस का मजीद इंतजार तर्क किया और पैदल ही घर को चलने लगी। उसकी एक वजह उस नौजवान का घूरना था और दूसरा बारिश का होना। घर में शर्ली के साथ सिर्फ एक छोटा भाई रहता था। माँ बाप कब के चल बसे थे। दोनों बहन भाई का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। शर्ली एक ऑफिस में जॉब करती थी जिससे वो अपना और अपने भाई का खर्चा चलाती थी। उसे बार बार ये फिक्र खाई जा रही थी कि वो आज लेट हो चुकी है। उसका भाई स्कूल से आकर न जाने क्या कर रहा होगा। उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं, कहीं कोई शैतानी न कर बैठे। इस तरह के अजीबो गरीब वसवसे शर्ली को परेशान कर रहे थे। चलते चलते मुसलसल शर्ली को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेज कर दिए और बगैर पीछे देखे चलती रही। ट्रैफिक की वजह से शर्ली को एक जगह रुकना पड़ा। उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, ये जानने के लिए कि अब तो कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, मगर ये देखकर शर्ली ठिठक गई कि वो नौजवान उससे काफ़ी फासले पर खड़ा उसे ही घूर रहा था। शर्ली ने झट से अपना चेहरा आगे कर लिया और जैसे ही ट्रैफिक कम हुआ, शर्ली बिजली किसी तेज़ी के साथ चलने लगी और अपने घर के बाहर आकर ही दम लिया। वो अभी घर के दरवाजे पर खड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी कि उसके दिल ने उसे पीछे मुड़ने पर उकसाया। अपनी इस ख्वाहिश पर जब वो पीछे पलटी तो अपने घर से कुछ फासले पर उस नौजवान को एक दरख्त के नीचे खड़ा पाया। खौफ अब शर्ली पर अपना कब्जा जमाने लगा था। वो बेख्तियार जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और तब तक बजाती रही जब तक जेम्स, उसके भाई, ने दरवाज़ा खोल न दिया। दरवाज़ा खोलते ही शर्ली झट से घर के अंदर आई और अपने पीछे जल्दी से दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उससे जल्दी जल्दी हर खिड़की के आगे पर्दे भी गिरा दिए और ख़ुद बेहाल होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका सांस धुनकी की मानन चल रहा था। शर्ली के पास जेम्स आकर बैठ गया और उसे यूं देखकर बोला, क्या हुआ सिस्टर, आप ठीक तो हैं ना? पहले तो कभी आपकी ऐसी हालत नहीं देखी। जेम्स ने मासूमियत से पूछा। जेम्स की आवाज़ सुनकर शर्ली जैसे होश में आ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए जेम्स को गले से लगा लिया। वो छोटा ज़रूर था, मगर उसे इतना इल्म तो था ही कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही मौसम ख़राब था इसलिए घबरा सी गई थी। तुमने खाना खा लिया?
शर्ली ने पूछा। जेम्स ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, जाकर आराम करो, शर्ली ने कहा तो जेम्स अपने कमरे में चला गया। शर्ली गोल्डन बाल और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी। उसकी ज़िंदगी में अब तक कोई लड़का नहीं आया था। ऑफिस के कामों के बाद घर के कामों में वो इस कदर मसरूफ़ रहती कि उसे खुद के लिए टाइम तक नहीं मिलता था। ऑफिस में एक लड़का था जिससे शर्ली की जान पहचान ज़रूर थी, लेकिन वो भी सिर्फ दोस्ती की हद तक। उससे आगे कभी कोई बात नहीं गई थी। आज पहली बार किसी अजनबी नौजवान ने शर्ली का घर तक पीछा किया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से दहशतज़दा थी। रात के खाने के बाद जब शर्ली किचन में खड़ी बर्तन धो रही तो उसने बेख्याली में ही नज़र उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो शशतर रह गई। वो नौजवान अभी तक उसी दरख्त के नीचे खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। शर्ली खौफ से कांपने लगी और बर्तन वहीं छोड़कर भागकर अपने भाई के कमरे में आ गई। जेम्स बेड पर बेखबर सो रहा था। शर्ली जेम्स के साथ उसके बेड पर लेट गई और अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। नींद शर्ली की आंखों से कोसों दूर थी। एक अजनबी नौजवान का उसके घर के बाहर खड़े रहने का क्या मकसद हो सकता है? शर्ली समझने से कासिर थी। रात के न जाने किस पहर वो गहरी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने जेम्स को अपने करीब पाया, जो उसको खाली खाली निगाहों से देख रहा था। शर्ली अपने ही तौर पर उसकी निगाहों का मफहूम समझकर बोली, कल रात अकेले अपने कमरे में खौफसा महसूस हुआ तो तुम्हारे साथ आकर लेट गई। तुम्हें परेशानी हुई तो माफ़ करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरी आज स्कूल से छुट्टी हो गई है, जेम्स ने शिकायती लहजे में कहा। शर्ली ने हैरानी से वॉल क्लॉक की जानिब देखा जो सुबह के 9 बजा रहा था। उसकी भी आज ऑफिस से छुट्टी हो गई थी। शर्ली ने कुछ सोचकर खुद भी ऑफिस जाने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि लेट आने की सूरत में उसे डांट टपट का जो सामना करना पड़ता था। कोई बात नहीं, कल स्कूल चले जाना, आज मज़े करो, शर्ली ने प्यार से जेम्स के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे नाश्ता बनाकर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, जेम्स ने कहा तो शर्ली हल्का सा मुस्कुराई और सर को हाँ में जुम्बिश देकर बेड से उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। शर्ली ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा और रात जिन बर्तनों को वो यूं ही छोड़कर चली गई थी समेटने लगी। शर्ली ने यूं ही निगाह उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ लम्हों के लिए तो वह बुत सी बन गई। वो नौजवान अभी तक वहीं खड़ा था और खिड़की को ही घूर रहा था। शर्ली ने जल्दी से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे अब उस लड़के से खौफ आने लगा था। वो कुछ देर यूं ही खड़ी सोचती रही कि क्या ये लड़का कल शाम का यहीं खड़ा है या फिर वापस जाकर फिर आ गया है, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम है। अगर शर्ली कोई भी जवाब तलाश करने से कासिर रही। शर्ली को लड़का न जाने क्यों कुछ पुरस्रार सा मालूम हुआ। वो उस लड़के की आंखों में पसंदीदगी देख सकती, मगर ये क्या तरीका था किसी लड़की को यूं परेशान करने का? साफ साफ आकर बात क्यों नहीं करता? शर्ली उस लड़के की खूबसूरती और दीवानेपन से जरा भी मुतासिर नहीं हुई थी कि वो कल शाम का उसके घर के सामने खड़ा है। उसकी नज़र में पागलपन के सिवा ये कुछ भी नहीं था। शर्ली ने अपने जहन से उस लड़के के ख्याल को झटक दिया और नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। नाश्ता बना लेने के बाद शर्ली और जेम्स टेबल पर साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। सिस्टर, मैं बाहर खेलने जाऊं? नाश्ते से फरागत पाने के बाद जेम्स ने मासूमियत से पूछा। शर्ली ने मुस्कुराते हुए जेम्स को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे उस नौजवान का ख्याल आ गया जो कल से उसके घर के बाहर डेरा डालकर खड़ा था। शर्ली को यह परेशानी सताने लगी कि कहीं वो जेम्स को बाहर निकलते देखकर उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए उसने जेम्स को बाहर जाने से मना करना मुनासिब समझा। नहीं, तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तुम आज घर के अंदर ही खेलोगे। शर्ली का सख्त लहजा देखकर जेम्स रूहान सा हो गया तो शर्ली को बेख्तियार उस पर प्यार आ गया, लेकिन वो मजबूर थी और बेबस भी। ऐसा उसने जेम्स की हिफाजत के लिए ही किया था। मैं तुम्हें किसी दिन पार्क ले जाऊंगी, शर्ली ने नम लहजे में कहा। जेम्स नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। उसको यूं जाता देखकर शर्ली को दुख हुआ कि उसने अपने छोटे भाई का दिल दुखाया है, मगर वो उसको कैसे बताती कि उसने ऐसा क्यों किया है। शर्ली को अंदर ही अंदर उस नौजवान पर भी गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से शर्ली को अपने भाई के साथ मजबूरन ऐसा बर्ताव करना पड़ा। शर्ली जेम्स के कमरे में गई तो वो मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रहा था। शर्ली का घर आबादी से जरा दूर था। शर्ली ने मोहब्बत से आकर जेम्स को पीछे से गले लगा लिया और बोली, नाराज हूँ मुझसे? जेम्स ने कोई जवाब न दिया। वो हनूस बाहर देखता रहा। चलो कोई इनडोर गेम खेलते हैं, शर्ली ने मनाने के अंदाज में कहा। ठीक है, जेम्स एकदम खुश हो गया। शर्ली ने शतरंज निकाली और दोनों अभी खेलने बैठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। तुम तब तक कुछ और खेलो, मैं अभी आती हूँ, शर्ली ने प्यार से कहा तो जेम्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए असबात में सर हिला दिया। शर्ली ने हॉल में आकर कॉल रिसीव की तो फ़ोन ऑफिस से उसके बॉस का था। हेलो शर्ली,
तुम आज क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, शर्ली ने झूठ बोला। ठीक है, अपना ख्याल रखना, बस यही पूछना था। ओके सर, शुक्रिया, शर्ली ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस जेम्स के कमरे में आ गई और दोनों बैठकर शतरंज खेलने लगे। वक्त गुजरता रहा और फिर रात हो गई। दोनों ने खाना खाया। शर्ली ने जेम्स को कहानी सुनाई और वो गहरी नींद सो गया। शर्ली ने जेम्स के कमरे की लाइट ऑफ कर दी और खुद हॉल में आकर टीवी देखने लगी, मगर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन की घंटी पर शर्ली चौंकी और हैरानी से सोचने लगी कि इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता है। ये सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया और कई दफ़ा हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। शर्ली ने फ़ोन बंद कर दिया और दोबारा टीवी देखने लगी कि यकायक फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजी। शर्ली ने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात सर उठा रहे थे। न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान है। ये एहसास उसे क्यों आ रहा था, उससे वो खुद वाकिफ़ न थी। शर्ली ने इस बार फ़ोन नहीं उठाया, बस फ़ोन को टुकर टुकर देखती रही। फ़ोन की घंटी बजते बजते बिलाखिर बंद हो गई। फ़ोन के ऊपर कोई नंबर ना देखकर शर्ली के दिल में खौफ पैदा होने लगा। उसका दिल उसके सीने में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई खिड़की तक आई और हल्का सा पर्दा सरकाकर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने सुकून भरी सांस ली और वापस सोफे पर आकर बैठ गई, मगर इस बार शर्ली की नज़रें टीवी के बजाय फ़ोन पर मरकूज थीं और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ोन की घंटी बज उठी। रात की खामोशी में फ़ोन की घंटी की आवाज़ दिल दहलाई दे रही थी। पहले पहल तो शर्ली ये सोच रही थी कि अगर फ़ोन करने वाला वही नौजवान है तो उसे उसका नंबर कैसे मिला, और फिर उसकी सहेलियां इस वक्त फ़ोन करने से रहीं। मगर यहाँ तो मामला ही समझ से बाहर था। फ़ोन पर कोई नंबर नहीं आ रहा था जिस वजह से पता चल सकता कि फ़ोन करने वाला कौन है। शर्ली की परेशानी और उसका खौफ दो चंद था। फ़ोन के ऊपर नंबर ना आना भी एक अलग मुअम्मा था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। शर्ली ने कांपते हुए हाथों के साथ रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया, मगर बोली कुछ नहीं। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शर्ली ने फ़ोन बंद कर दिया और दहशत के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। कौन था जो उसे मुसलसल परेशान कर रहा था और उसका नंबर भी नज़र नहीं आ रहा था? शर्ली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रह रह कर उसके दिल में न जाने क्यों उस नौजवान का ख्याल आ रहा था। शायद उस नौजवान का खौफ शर्ली के दिल में बैठ गया था, क्योंकि जब से वो शर्ली को दिखाई दिया था तब से ही सब उलट हो रहा था। शर्ली अभी ठीक से समझी भी ना थी कि फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। शर्ली को अब गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन उठाकर तकरीबन चीखते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जिसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। शर्ली के मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। उसने झट से फ़ोन वापस पटक दिया और साथ ही फ़ोन की मेन तार भी उतार दी ताकि वो दोबारा फ़ोन करे भी तो न मिले। साबित हो गया था कि फ़ोन करने वाला वही नौजवान है। दहशत के मारे शर्ली दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और अपनी टांगें समेटकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकने लगी। अगली सुबह जेम्स स्कूल जाने के लिए तैयार था और शर्ली ऑफिस जाने के लिए। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो ठिठक कर रुक गए। घर के दरवाजे के अंदर एक पैकेट पड़ा था जिसे बड़ी खूबसूरती से पैक किया गया था। शर्ली का खौफ से बुरा हाल था, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो फिर ये पैकेट अंदर कैसे आ गया? शर्ली सोच रही थी। उसे पता लगाने में देर नहीं लगी कि ये काम उसी नौजवान का है, मगर उसने ऐसा कैसे किया? शर्ली की समझ से बालादर था, जबकि तमाम खिड़कियां भी बंद थीं। अपनी इन हरकतों की वजह से वो नौजवान शर्ली को इंसान मालूम ना होता था। उसके दिल में भूत प्रेत वगैरह का ख्याल आता, मगर फिर खुद ही वो अपने इन ख्यालात को फजूल समझकर झटक देती। शर्ली खुले मुंह और खुली आंखों से उस पैकेट को घूर रही थी। सिस्टर, ये किसने भेजा है? जेम्स को वो पैकेट देखने में पसंद आया। शर्ली ने जेम्स की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्तगी से चलती हुई दरवाजे तक आई और वो पैकेट उठा लिया। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर चारों तरफ देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने जल्दी जल्दी पैकेट पर चढ़ा, गिफ्ट रैपर उतारा तो अंदर से चॉकलेट्स का डिब्बा नमूदार हुआ। शर्ली ने चॉकलेट्स का पैकेट बाहर पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया और घर को ताला लगाकर जेम्स के साथ उसके स्कूल की जानिब चल पड़ी। ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद जब शर्ली घर आई तो जेम्स भागता हुआ उसके पास आया। वो शर्ली से बहुत पहले स्कूल से आ जाता था। घर की चाबी शर्ली ने उसे दे रखी थी ताकि वो बासानी ताला खोलकर घर के अंदर जा सके। वो शर्ली के पास आकर मुसरत भरे लहजे में उससे बोला, सिस्टर, आपके लिए कोई कुछ देकर गया है? शर्ली को हैरत का झटका लगा। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये हरकत किसकी हो सकती है। उसकी गैर मौजूदगी में वही कुछ देकर जा सकता था और कोई नहीं, क्योंकि उसकी तमाम दोस्त हमेशा उससे बराह रास्त ही मुखातिब होती थी। कौन था वो? शर्ली ने फिक्रमंदी से पूछा। कोई लड़का था, बहुत अच्छा था, उसका नाम जैक था, जेम्स ने खुशी से बताया।
शर्ली को हैरत के शदीद झटके लगे। उसका शक सही निकला था, क्योंकि वो किसी जैक नामी बंदे को नहीं जानती थी, और अगर जेम्स किसी जैक नाम के शख्स का नाम ले रहा था तो वो यकीनन वही नौजवान होगा। क्या देकर गया है? शर्ली ने पूछा। जेम्स अपने कमरे में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। शर्ली ने फूलों का गुलदस्ता जेम्स के हाथों से ले लिया। फूलों के बीच एक कार्ड भी मौजूद था जिस पर लिखा था, फ्रॉम जैक विदलो। शर्ली ने फूल एक तरफ रख दिए और जेम्स से बेयकीनी से बोली, वो दिखता कैसा था? जेम्स ने जब उसका हुलिया बताया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी नौजवान का हुलिया था। शर्ली परेशानी से जेम्स को इधर उधर चेक करने लगी कि कहीं वो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा गया। मैं ठीक हूँ, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जेम्स समझकर बोला। क्या कह रहा था वो? शर्ली ने पूछा। मैं स्कूल से आ रहा था कि वो मुझे घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा नजर आया। उसने मेरे पास आकर बस इतना कहा कि मैं ये गुलदस्ता आपको दे दूं, जेम्स ने बताया। शर्ली ने वो गुलदस्ता उठाया और दरवाज़ा खोल कर बाहर कूड़ेदान में फेंक आई। खबरदार, जो आइंदा तुमने उस शख्स से बात की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शर्ली ने चीख कर सख्ती से कहा। जेम्स घबराकर अपने कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद शर्ली को अपने सख्त लहजे का एहसास हुआ तो उसे बेहद अफसोस हुआ कि उसे जेम्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जेम्स के कमरे में जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, नाराज हो मुझसे? जेम्स ने कोई जवाब न दिया। शर्ली हल्का सा मुस्कुराई बोली, चलो पार्क चलते हैं। जेम्स जो मुंह बनाए बैठा था, पार्क का नाम सुनकर एकदम से खुश हो गया। कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर पार्क की जानिब चल पड़े। इसी असना में वो नौजवान एक दरख्त के पीछे से नमूदार हुआ और उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसने कूड़ेदान में पड़े हुए फूलों के गुलदस्ते को देख लिया था। वो धीरे से मुस्कुराया और उनके पीछे चल दिया। पार्क में लोगों का काफ़ी हजूम था। कहीं कोई जोड़ा घूमता फिरता नजर आ रहा था तो कहीं वालिदैन अपने बच्चों के साथ सैर को आए हुए थे। जेम्स पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहा और शर्ली एक तरफ बेंच पर बैठ गई, जबकि जैक शर्ली से कुछ फासले पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। शर्ली मुसलसल किसी की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। उसने नज़रें उठाकर उस सिमत देखा तो अपने सामने कुछ फासले पर जैक को देखकर कांप उठी और उसे हरासा निगाहों से देखने लगी। उसे यहाँ चले आने पर भी हैरत। वो समझने से कासिर रही कि वो नौजवान मुसलसल उसके ताकुब में है या फिर यहाँ मिल जाना कोई इत्तफाक है। शर्ली ने जेम्स को आवाज़ लगाई तो जेम्स भागता हुआ उसके पास आ गया। चलो बहुत खेल लिया, आओ घर चलें, शर्ली ने घबराए हुए लहजे में कहा। इतनी जल्दी सिस्टर? जेम्स ने मुंह बनाया। हाँ, शर्ली ने दो टोक अंदाज में कहा और जेम्स को लेकर घर आ गई। उसने आते ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। सब ठीक तो है ना सिस्टर? जेम्स ने शर्ली को परेशान पाकर पूछा। शर्ली ने बामुश्किल मुस्कुराकर अस्पात में सर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद जेम्स सो गया, लेकिन शर्ली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उसके दिमाग में जैक का ख्याल आ रहा था। बार बार उसका चेहरा शर्ली की आंखों के सामने घूम रहा था। शर्ली काफ़ी देर यूं ही बेड पर लेटी करवटें बदलती रही, मगर नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। बिलाखिर हार कर उसने सोने का इरादा मुलतवी कर दिया और उठकर हॉल में आ गई। उसने टीवी ऑन किया और चैनल सर्च करने लगी। अभी वो चैनल सर्च कर ही रही थी कि मान डोरबेल बजी। शर्ली ठिठक गई और हैरत भरी निगाहों से दरवाजे को देखने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है। न जाने किस एहसास के तहत शर्ली के दिल से आवाज़ आई कि दरवाजे की घंटी बजाने वाला जैक ही है। इस सोच के आते ही खौफ की सर्द लहर शर्ली के पूरे जिस्म में दौड़ गई। शर्ली ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो शशतर रह गई। रात के पूरे 12 बज रहे थे। उस टाइम उसकी किसी दोस्त के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शर्ली सोफे पर बैठी दरवाजे को घूरती रही। चंद लम्हों बाद घंटी फिर से बजी। शर्ली घंटी की आवाज़ पर यूं चौंकी जैसे नींद से बेदार हुई हो। शर्ली सोफे से उठी और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास आकर शर्ली लंबे लंबे सांस लेने लगी। बिलाखिर अपनी तमाम हिम्मत और हौसले को यकजा करके घबराई हुई आवाज़ में बोली, कौन है? जवाब में खामोशी छाई रही। शर्ली को अब गुस्सा आने लगा था कि अगर घंटी बजाने वाला जैक ही है तो वो उसके साथ खुलकर बात क्यों नहीं करता? क्यों ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके उसे परेशान कर रहा है? दफतन दरवाजे की घंटी बजी, जिसके साथ ही लम्हे की भी ताखीर किए बगैर शर्ली ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। शर्ली ये देखकर दम बखुद रह गई कि बाहर कोई नहीं था। हालांकि उसने घंटी बजने के फौरन बाद दरवाज़ा खोल दिया था। कोई इंसान भी अगर ये शरारत कर रहा होता तो इतनी तेज़ी से घंटी बजाकर भाग नहीं सकता था जितनी तेज़ी से शर्ली ने दरवाज़ा खोला था। खौफ के मारे शर्ली का बुरा हाल हो गया। वो उल्टे कदमों घर के अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आकर जल्दी से बेड पर दराज हो गई और ख़ुद को अच्छी तरह से चादर में लपेट लिया। खौफ से उसके पूरे बदन में कपकपी तारी थी। दिल पूरी तरह कनपटियों में धड़क रहा था और आंखें बरस पड़ने को बेताब थीं।
यूं ही डरते डरते न जाने कब शर्ली की आंख लग गई। नींद का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं रहा होगा कि रात के किसी पहर शर्ली की आंख खुल गई, तो वो बावजूद कोशिश के ये जान न सकी कि उसकी आंख क्यों खुली है। शर्ली ने दोबारा सोने की काफी कोशिश की, मगर फिर उसे नींद न आई। वो बेड पर खाली ज़हन लेटी थी कि बाहर से होने वाली किसी आहट पर उसके कान खड़े हो गए। शर्ली बेड से उतरी और आहिस्तगी से अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगा ली। वो दरवाजे के साथ कान लगाकर बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगी। जब ही उसे जेम्स का ख्याल आया, अपने छोटे भाई का ख्याल आते ही शर्ली में न जाने कहां से हौसला आ गया। उसने अपने हाथ में हॉकी पकड़ी और आहिस्तगी से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर लपकी। हाथ में मजबूती से हॉकी थामे दबे पांव चलती हुई घर के कोने कोने में गई, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक और पुरसुकून था। शर्ली जेम्स के कमरे में गई तो वो भी बेखबर सो रहा था। शर्ली ने उसे बेखबर सोता पाकर सुकून का सांस लिया। वो अभी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक उसकी नज़रें घर के दरवाजे की तरफ उठ गईं, जहां एक गिफ्ट पैकेट देखकर शर्ली की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, साथ ही आंसुओं से भीग गईं। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले तो उसने सारा घर छान मारा था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया, जबकि घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद थीं। शर्ली हनूज हॉकी हाथ में थामे गिफ्ट पैकेट के पास जमीन पर बैठ गई और गिफ्ट पैकेट को उठाकर हैरानी से उलट पलट कर देखने लगी। गिफ्ट पैकेट के साथ एक पर्ची भी मौजूद थी। शर्ली ने पर्ची खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। तुमसे मोहब्बत की है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। बेशक तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की जान ही क्यों नहीं लेनी पड़े। मैं ऐसा भी कर गुजरूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम आराम से मान जाओ, वरना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब तक की तो तुमने मेरी हरकतें देख ही ली हैं, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शर्ली जैक का ये खत पढ़कर पसीना पसीना हो गई। उसे यकीन हो गया था कि अब तक उल्टी सीधी हरकतें करके उसे परेशान करने वाला जैक ही था, जिसकी तस्दीक वो खुद अपने खत में कर चुका था। मगर ये सब वो कैसे करता था, ये सवाल अभी भी बरकरार था और शर्ली की समझ से बाहर था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। इस गिफ्ट में मैं तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रेस लेकर आया हूँ। कल शाम तुम्हारा एक होटल में इंतज़ार करूँगा। उम्मीद है तुम ज़रूर आओगी, जैक। जैक ने ख़त में होटल का पता भी अच्छे से लिख दिया था। शर्ली ने गिफ्ट खोला तो उसमें वाकई ब्लैक ड्रेस मौजूद था। जैक शर्ली से क्या चाहता था ये वाज़िया तो हो गया था, मगर फिर भी शर्ली ने उससे कल शाम खुलकर बात करने का हतमी फैसला कर लिया था। अगला सारा दिन शर्ली का सोचों में गुजर गया कि वो जब जैक से मिलेगी तो वो कैसा होगा, क्या बात होगी उनके बीच। किसी वक्त तो शर्ली उसके पास न जाने का फैसला कर लेती, लेकिन अगले ही लम्हे शर्ली को उसकी बात याद आ जाती। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शाम होने तक शर्ली ने हतमी फैसला कर लिया था कि वो जैक से ज़रूर मिलेगी और उसके लिए वो खुद को ज़हनी तौर पर भी तैयार कर चुकी थी। शर्ली ने आज जेम्स को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है। उसने नहा धोकर जैक का दिया हुआ ब्लैक लिबास पहन लिया, जिसमें उसकी गोरी रंगत चांद की तरह चमक रही थी। वो परिस्तान से आई हुई कोई परी मालूम हो रही थी। उसने अपने गोल्डन बालों पर ब्रश फेरा और उन्हें कमर पर खुला छोड़ दिया। शर्ली ने मेकअप नहीं किया था, उसका हुस्न मेकअप का मोहताज न था। उसने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, साथ में आंखों में हल्का लाइनर भी लगाया। इसके अलावा कुछ न किया। उसने पाँव में छोटी हील वाली जूती पहनी और हाथ में जैक की पर्ची लिए, जिसमें जैक ने होटल का पता लिखा था, घर से निकल पड़ी। शर्ली ने घर को लॉक किया तो उसका दिल अनजाने खौफ से घबराने लगा। उसका दिल जेम्स को अकेले घर में छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत ना हो जाए। बहरहाल शर्ली ने ठंडी आह भरी और हर तरह के खौफ को अपने जहन से निकाल कर चलने लगी। सड़क पर आकर उसने एक टैक्सी वाले को हाथ का इशारा किया तो वो टैक्सी उसके पास आकर रुक गई। उसने टैक्सी वाले को वो पर्ची दिखाई जिस पर होटल का पता लिखा था। टैक्सी वाले ने वो पता पढ़कर हैरत से शर्ली को देखा और बोला, मैडम इस जगह तो ऐसा वैसा कोई होटल नहीं है। शर्ली हैरत से चौंक कर टैक्सी वाले को देखने लगी। उसने सोचा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है या फिर ये कभी वहाँ गया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शर्ली ने हैरत से कहा। ऐसा ही है, टैक्सी वाला जोर देकर बोला। आपको गलतफहमी हुई है। शर्ली को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे पता था कि जैक ने अगर पता लिखा है तो वाकई ऐसा कोई होटल होगा, मगर दिलचस्प बात यह थी कि शर्ली ने खुद आज तक ऐसे किसी होटल के बारे में सुना था ना देखा था। मुझे माफ़ कीजिए, आप किसी और के साथ चली जाएं वहाँ, टैक्सी वाले ने बेजारी से कहा और टैक्सी आगे बढ़ा ले गया। शर्ली अभी खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक आलीशान खूबसूरत और बहुत ही लंबी चौड़ी ब्लैक गाड़ी आकर रुकी। शर्ली ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक आदमी बाहर आया और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर शर्ली से बड़े अदब से मुखातिब हुआ। मैम, क्या आप होटल जाना चाहती हैं? शर्ली को हैरत का झटका लगा। आपको कैसे मालूम हुआ?
हमें सर जैक ने भेजा है, हम उनके मुलाजिम हैं, उस आदमी ने सादतमंदी से जवाब दिया। शर्ली ने अस्बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर विराजमान हो गई। उस आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। शर्ली को इस बात पर हैरत थी कि जैक को कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ खड़ी है। खैर, इसमें इतना हैरान होने वाली बात भी ना थी। मुमकिन है ये ड्राइवर उसे उसके घर पिक करने गया हो, मगर घर लॉक देखकर वापस जा रहा हो और उसे शर्ली का यहाँ मिल जाना महज एक इत्तेफाक हो। गाड़ी बहुत बड़ी और आरामदेह थी। उस आलीशान गाड़ी और बावर्दी ड्राइवर से शर्ली अंदाज़ा कर सकती थी कि जैक एक अमीर आदमी है। 2-3 बार शर्ली को ऐसा महसूस हुआ जैसे ड्राइवर उसे बैक मिरर से देख रहा है, मगर जब शर्ली देखती तो ऐसा कुछ न होता। न जाने उसका वहम था या फिर हकीकत। सफ़र खामोशी से तय हो गया। ड्राइवर गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आया और पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। शर्ली गाड़ी से बाहर आ गई और हैरानी से सामने होटल को देखने लगी, जो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर आता था, जैसे कोई इबादत गाह हो। शर्ली के वहमो गुमान में भी ये होटल नहीं था, ना ही इतना खूबसूरत होटल उससे पहले उसने कभी देखा था। उस जगह के बारे में उसने सुन ज़रूर रखा था, मगर उस जगह पर यह होटल आज वो पहली बार देख रही थी। शर्ली आहिस्ता आहिस्ता धड़कते हुए दिल के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो होटल के दरवाजे के पास पहुंची तो एक शख्स ने मुस्कुराते हुए होटल का दरवाज़ा खोल दिया। शर्ली ने सोचा कि शायद ये सब उसकी आमद के बारे में जानते हैं। वो होटल के अंदर आई तो होटल की लड़कियों ने उस पर गुलाब के फूल बरसाए। शर्ली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने ऊपर से फूल झटक दिए और आगे बढ़ गई। शर्ली इतना बड़ा खूबसूरत आलीशान वसीउ अरीज होटल देखकर हैरान थी। ये होटल उसकी तवक्को से बढ़कर था। पूरा हॉल तेज रोशनियों से जगमगा रहा था। सब कुछ बहुत जबरदस्त था। एक दराज कद नौजवान पैंट कोट में मलबूस शर्ली की तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। शर्ली उसको देख कर रुक गई और जब वो नौजवान पीछे पलटा तो शर्ली की सांस जैसे हलक में ही अटक गई। वो नौजवान जैक था। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगी, जैक ने गर्मजोशी से कहा। शर्ली ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सहमी सहमी सी खड़ी थी। जैक ने शर्ली को सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और नरमी से बोला, मुझे इजाज़त दो डार्लिंग। शर्ली ने खामोशी से अपना हाथ जैक के हाथ में दे दिया और अपने खुश गले को तर किया। जैक उसको लेकर एक टेबल के पास आया और उसके लिए एक कुर्सी पीछे को खिसकाई। शर्ली कुर्सी पर विराजमान हो गई तो जैक खुद भी उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काफ़ी देर शर्ली को टुकर टुकर देखने के बाद जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्ली जो कब से नज़रें झुकाए बैठी हुई थी, जैक की तारीफ करने पर उसने नज़रें उठाकर जैक की तरफ देखा और फिर दोबारा नज़रें झुका ली। जैक ने एक वेटर को इशारा किया तो थोड़ी देर बाद वो खाना ले आया और टेबल पर सजा दिया। ये सब क्या है? शर्ली ने बिलाखिर पहली बार लब खोले। ये सब तुम्हारे लिए है? जैक ने शर्ली को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। शर्ली ने कोई जवाब न दिया तो जैक दुनिया भर का प्यार अपने लहजे में समोते हुए बोला, ये प्यार है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? शर्ली का लहजा सख्त था और आंखें जैक की आंखों में पेवस थीं। तुम अब भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? जैक ने कुछ इस संजीदगी से कहा कि शर्ली उसे देखती रह गई। खैर छोड़ो इन बातों को और खाना खाओ, जैक ने बात का रुख किसी और तरफ मोड़ते हुए कहा। शर्ली ने घबराते हुए अस्बात में सर हिला दिया। होटल की मदम रोशनियों में किसी अजनबी लड़के के साथ शर्ली का ये पहला डिनर था, इसलिए इस तरह की चीज़ों का उसे कतई तजर्बा नहीं था। वो खामोशी से खाना खाने लगी। चंद लम्हों बाद उसने नज़रें उठाकर जैक को देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में लिए और उन्हें अपनी ठोड़ी के नीचे रखे शर्ली को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। तुम खाना नहीं खाओगे? शर्ली ने पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, वो मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो खाना छोड़कर बैठ गई। हकीकत में उसके दिल में खौफ आ गया था कि कहीं खाने में कुछ मिला ना हो। जैक ने भवें उचकाकर शर्ली को देखा। ये क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो बगौर उसके चेहरे को देख रही थी कि ये जान सके कि वो क्या सोच रहा है। किसी को डिनर पर मधु क्यों किया जाता है? ताकि इकट्ठे बैठकर खाना खाया जाए, और मैं अकेले खा रही हूँ, तुम खा नहीं रहे, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तुम नहीं खाओगे, शर्ली ने फैसला सुना दिया। जैक शर्ली की बात पर कहकहा मारकर हंस पड़ा। ठीक है, जैक ने कहा और खुद भी उसके साथ खाने में शरीक हो गया। खाने से फरागत पाने के बाद जैक ने शर्ली से कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? शर्ली ने तजस्सुस से पूछा। अपनी आंखें बंद करो, जैक ने कहा तो शर्ली उसको हैरानी से देखने लगी। वो आंखें बंद न करना चाहती थी, वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी। जैक उसकी कैफियत भांपकर ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आंखें ना बंद करो। एक वेटर जैक के इशारे पर ब्लैक रंग का ज्वेलरी बॉक्स ले आया। शर्ली तजस्सुस से बॉक्स को देख रही थी कि उसमें क्या है। जैक ने वो बॉक्स खोला और उसमें से बहुत खूबसूरत और कीमती डायमंड का हार निकालकर शर्ली के गले में पहना दिया। 4 मुलाजिमों ने एक बहुत बड़ा आईना लाकर शर्ली के सामने खड़ा कर दिया। शर्ली हार पर हाथ फेरते हुए आईने में देख रही थी। शर्ली की खूबसूरत नरमो नाजुक गर्दन में डायमंड हार बहुत जच रहा था। वो अपने गले में इतने कीमती हार को देखकर हैरान थी। ये क्या? शर्ली ने कुछ कहना चाहा। ये डायमंड हार है, जैक ने कहा।
शर्ली की नज़रें हनूज आईने पर, अपने हार पर ही और हाथ हार पर थे। ये तो बहुत महंगा होगा, शर्ली ने कहा। तुमसे बढ़कर नहीं, जैक ने मोहब्बत से कहा और मुलाजिमों को इशारा किया। वो आईना लेकर चले गए। जैक अपने घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया और अपना एक हाथ शर्ली की तरफ बढ़ाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरे साथ डांस करोगी? शर्ली जैसे सोच में पड़ गई, लेकिन उसके पास अपना हाथ जैक के हाथ में देने के सिवा कोई चारा न था। उसे चारों नाचार अपना हाथ जैक के हाथ में देना पड़ा। अपना हाथ जैक के हाथ में देते ही काफी तादाद में लड़के धीमे सुरों में वायलिन बजाने लगे। जैक ने शर्ली को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। शर्ली घबरा गई और फिर वो दोनों डांस करने लगे। दोनों हल्के फुल्के अंदाज में महवे रक्स थे। शर्ली कुछ कुछ जैक से मुतासिर हो चुकी थी। इस वक्त वो जैक के बेहद करीब थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जबकि जैक की आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। शर्ली को न जाने क्यों कुछ अजीब और पुरस्कार सा लग रहा था। उसे जैक के जिस्म में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी। फिर खुद ही उस फजूल ख्याल को शर्ली ने अपने जहन से झटक दिया कि ये उसका वहम है। उसे इतना नहीं सोचना चाहिए, ये उसका डर है जो उस पर हावी हो रहा है। जैक ने शर्ली को घुमाया और दूर करके फिर से अपने करीब कर लिया। शर्ली उसके गले से जा लगी। तुमने मुझे पहली बार कहाँ देखा जैक? शर्ली ने नम लहजे में पूछा। बस स्टॉप पर, और तुम्हें वहीं देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। शर्ली जैक के सीने पर थी। जैक ने उसे सीधा किया और बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? शर्ली जैक की आंखों में आंखें डाले देखती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। आई लव यू, जैक ने प्यार भरे लहजे में कहा और शर्ली के होंठों के करीब आया। शर्ली ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और जैक से दूर हो गई। अगर ये नहीं तो ना सही, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ और मांग सकता हूँ? जैक ने कहा तो शर्ली सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि न जाने वो क्या मांगने वाला है। मैरी मी, जैक ने निहायत अपनायत और मोहब्बत से कहा। शर्ली पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। रगों में खून की गर्दिश कम होती हुई महसूस हुई। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे दिल बंद हो गया हो, मगर नहीं, उसने जो सुना था ठीक सुना था। शर्ली जैक से मुतासिर ज़रूर हो गई थी, मगर उसके इस अचानक प्रपोजल पर भौंचका रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो जैक को क्या जवाब दे। वो जैक को देखते हुए 2-3 कदम पीछे हट गई। जैक बड़े आराम से खड़ा शर्ली को देख रहा था। उसकी कैफियत समझ रहा था कि एक लड़की के लिए यह फैसला करना कितना मुश्किल होता है। शर्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवानावार होटल से बाहर की तरफ भागती चली गई। जैक मुतमईन चलता हुआ दरवाजे तक आया और दूर भागती हुई शर्ली को देखने लगा। शर्ली ने घर आकर धड़ से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ टेक लगाकर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। भागने के बाइस उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो होटल से घर तक दौड़ती ही चली आई थी और उसे घर तक आने में आधे घंटे से ज़ायद लग गया था। वो अभी ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ पर शर्ली उछल पड़ी। जेम्स अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था, जिसका मतलब था कि वो सो रहा है। कौन? शर्ली ने अंदर से पूछा। जैक, बाहर से आवाज़ सुनाई दी। शर्ली उसके यहाँ चले आने पर हैरत ज़दा रह गई। उसने चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जैक अपने लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। तुम ऐसे पागलों की तरह वहाँ से भागती क्यों चली आई? जैक ने दरवाजे पर ही खड़े होकर पूछा। शर्ली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जवाब देती भी तो क्या देती। शर्ली ने बाहर आकर अपने पीछे घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि मुस्कुराते हुए शर्ली को दिलचस्पी से देखने लगा। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? शर्ली ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग दिया। हकीकत ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि जैक घर के अंदर आए। जल्दी कहाँ आ गया? मेरे ख्याल में तो तुम्हें घर आने में आधा घंटा लगा और मैं तो फिर गाड़ी पर आया, लेकिन फिर भी तुमसे बाद में पहुँचा हूँ। जैक ने निहायत तहम्मुल से जवाब दिया। शर्ली के गले में अब भी जैक का दिया हुआ डायमंड हार था। उसने वो हार गले से उतार के जैक के हवाले करना चाहा, लेकिन जैक ने उसे सख्ती से मना कर दिया। मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें भी नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो, मगर मुझे वापस मत करो। जैक का सख्त लहजा देखकर शर्ली सहम गई। शर्ली को सहमा हुआ देखकर जैक मुस्कुराने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? शर्ली ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहा। इसलिए कि तुम्हारे दिल में मेरा खौफ जो बैठ गया है, और बैठता भी क्यों ना, आखिर मैंने तुम्हें डराया बहुत है। जैक बोला और कहा मारकर हंस पड़ा। शर्ली उसे हैरानी से देखती रह गई। उसे जैक का हंसना बुरा लगा। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। कुछ देर पहले जो वो जैक से मुतासिर हो गई थी, अब उसका फिर उससे दिल ख़राब होने लगा था। वो गुस्से से बोली, तुम बहुत अजीब हो, न जाने मुझे क्यों पूरे स्टार लगते हो। तुम्हारी अजीब हरकतें हैं, गैर इंसानों जैसी। तुम ये सब कैसे करते हो? शर्ली बिलाखिर अपने दिल में छुपी बात ज़बान पर ले ही आई, जो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। जैक संजीदा हो गया। हम इस बारे में बैठकर तफसील से बात कर सकते हैं। जैक का इशारा घर की तरफ था, जो शर्ली समझ गई। तुम जाओ अब यहाँ से। मैं कौन सा पहली बार यहाँ आया हूँ, पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। बहुत नाइस है तुम्हारा भाई, जैक ने तहम्मुल से संजीदा लहजे में कहा।
आइंदा मेरे भाई से दूर ही रहना, शर्ली ने सख्त लहजे में कहा। जैसा तुम चाहो। मैं तो यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम ना भी करोगी तो मुझसे बचकर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। जैक ने कुछ इस संजीदगी से कहा कि शर्ली उसका अंदाज देखकर सहम गई। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगी। शर्ली ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या खराबी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, दौलतमंद हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? जैक ने निहायत सादगी से मगर गहरी बात कही। फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, शर्ली ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा। जैक चंद लम्हे शर्ली को गहरी निगाहों से देखता रहा, फिर ओके कहकर वापसी के लिए पलट गया। जैक के पलटते ही शर्ली ने दरवाज़ा दर से बंद कर दिया और खिड़की से पर्दा सरका कर उसे जाता हुआ देखने लगी। जैक ने यूं ही पलट कर पीछे देखा तो शर्ली को खिड़की में खड़ा पाया। जैक को मुड़ता हुआ देखकर शर्ली ने घबराकर जल्दी से पर्दा आगे गिरा दिया। जैक बेख्तियार मुस्कुरा दिया और दोबारा चलने लगा। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ था। शर्ली ने कैंटीन से कॉफ़ी और कुछ बिस्किट खरीदे और उन्हें पकड़े वापस अपने कैबिन में आ रही थी कि उसकी टक्कर फ्रैंक से हो गई, जो शर्ली का कोलीग था। सॉरी, शर्ली ने मासूद ख्वाह लहजे में कहा। उसे वाकई पता न चला था कि फ्रैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें नहीं देखा, फ्रैंक ने खुशगवार लहजे में कहा। फ्रैंक शर्ली का अच्छा दोस्त था। दोनों का ताल्लुक पाकीज़ा था और इसमें किसी तरह की नफसानी ख्वाहिशात का अमल दखल नहीं था। शर्ली जवाब में सिर्फ मुस्कुराई और ऑफिस से बाहर बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फ्रैंक भी शर्ली के बराबर आकर बैठ गया। शर्ली सोचों में ऐसी गुम थी कि उसे फ्रैंक के आने का अंदाज़ा भी न हुआ। आजकल कहाँ खोई रहती हो? फ्रैंक की आवाज़ पर शर्ली अपनी सोचों से चौंक उठी। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फ्रैंक के लहजे में हमदर्दी थी। शर्ली वाकई उस दिन से खोई हुई और परेशान रहने लगी थी जब से जैक उसकी ज़िंदगी में आया था। वो ऑफिस का काम भी ठीक से अंजाम नहीं दे पा रही थी। बज़ाहिर तो जैक में कोई खराबी नहीं थी, वो एक खूबसूरत दौलतमंद लड़का था जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, मगर शर्ली एक खुद मुख्तार लड़की थी। उसे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का पूरा हक था। जैक उसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था, लेकिन वो शर्ली पर दिलो जान से फिदा था और किसी कीमत उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस सूरत हाल ने शर्ली को परेशान कर रखा था। वो इस मामले में किसी से मशवरा तलब करना चाहती थी, मगर किससे? शर्ली की कोई सहेली इतनी गहरी नहीं थी जिससे वो इस मसले पर बहस करती। एक भाई ही था जो फिलहाल बहुत छोटा था। इसी कशमकश में शर्ली उलझती रहती थी और फ्रैंक उसकी इस लापरवाही को काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था। उस वक्त भी वो जैक से होने वाली मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि वो उसके प्रपोजल का क्या जवाब दे। वो ना करे या हाँ, दोनों सूरतों में जैक से बच नहीं सकती थी। वो अभी बैठी ये सब सोच ही रही थी कि फ्रैंक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? शर्ली ने बेबसी से कहा। शर्ली के कानों में जैक के कहे हुए लफ्ज़ों की बाज गश्त गूंज रही थी। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो फ्रैंक को इस मामले में घसीट कर मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। देखो, जो कुछ भी है, हिम्मत मत हारो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर गुजर रही है मुझे बताओ। मैं तुम्हारा राज़दां बन के रहूँगा और हो सके तो तुम्हारी मदद करने की भी पूरी कोशिश करूँगा, फ्रैंक ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। शर्ली को फ्रैंक की बातों से कदरी सुकून महसूस हुआ था। उसे उस वक्त ऐसे ही किसी साथी की ज़रूरत थी जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो दे, वो बोलती जाए और वो बस सुनता जाए। शर्ली को फ्रैंक से कुछ उम्मीद बंधी कि शायद वो कोई रास्ता निकाल ले, इसलिए शर्ली ने हामी भर ली कि वो फ्रैंक से कुछ नहीं छुपाएगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन यहाँ नहीं। शाम को हम किसी कैफ़े में मिलेंगे, वहाँ बैठकर सुकून से बातें करेंगे। शर्ली ने कहा। ठीक है, फिर तुम आज शाम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, फ्रैंक ने शर्ली को राज़ी देखकर खुशी से कहा। शर्ली ने असबात में सर हिलाया और फ्रैंक के कंधे पर सर रख दिया। शाम को शर्ली जाने के लिए तैयार थी। उसने जेम्स को बता दिया था कि वो फ्रैंक के साथ बाहर जा रही है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। साथ में शर्ली ने जेम्स को सख्ती से ताकीद भी कर कि वो उसके जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और घर में ही रहे। अगर कोई दरवाजे की घंटी बजाए भी तो दरवाज़ा ना खोले। जेम्स वैसा ही करता था जैसा शर्ली कहती थी। जेम्स ने वादा किया कि वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा, ना बाहर जाएगा, ना ही किसी को अंदर आने देगा। दोनों की गुफ्तगू ख़त्म हुई तो दरवाजे की बेल बज उठी। शर्ली ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेम्स की तरफ देख के बोली, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, टीवी पर कार्टून देखते रहना, ओके? शर्ली ने यह कहकर जेम्स के गाल का बोसा दिया। जेम्स ने भी शर्ली के गाल पर जवाबी बोसा दिया। शर्ली जाने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी, मगर फिर कुछ सोचकर पीछे मुड़ी और हाथ में घर का ताला पकड़ लिया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए तुम्हें अंदर ही बंद कर रही हूँ, शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। जेम्स भी हंस दिया और अपने कमरे में चला गया। शर्ली ने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाहर कोई नहीं था। शर्ली ने दूर तक नज़रें दौड़ाई, मगर कहीं भी कोई नहीं था।
शर्ली को तशवीश हुई कि फ्रैंक नहीं आया तो घंटी किसने बजाई। फिर अगले ही लम्हे शर्ली समझ गई कि ये हरकत ज़रूर जैक की होगी। जैक की ऐसी हरकतें शर्ली की समझ से बाहर थीं। वो वापस अंदर जाने के लिए पलटी तो उसके कदमों ने कुछ छुआ। उसने नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स था। शर्ली को यकीन हो गया कि ये भेजने वाला जैक ही है, मगर ये यहाँ कैसे आया? शर्ली की समझ से बालातर था, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। बहरहाल शर्ली ने उस बॉक्स को उठाया जो काफी भारी था। शायद उसमें कोई वजनी चीज थी। शर्ली उस बॉक्स को बमुश्किल उठाकर घर के अंदर आई और दरवाजा बंद करके सोफे पर विराजमान हो गई। वो उस बॉक्स को खोलने लगी और जैसे ही शर्ली ने वो बॉक्स खोला तो पैकेट के अंदर का मंजर देखकर उसके हलक के अंदर से दिल लर्जा देने वाली चीख बुलंद हुई। वो दहशत के मारे बुरी तरह चीखने लगी। शर्ली की चीखों की आवाज सुनकर जेम्स अपने कमरे से भागता हुआ शर्ली के पास आया। इससे पहले कि जेम्स बॉक्स के अंदर देखता, शर्ली ने झट से उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बॉक्स के अंदर फ्रैंक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। सिर्फ उसका सर सही सलामत था, जो धड़ से अलग कर दिया गया था ताकि शर्ली को पहचानने में आसानी हो कि ये किसी और की लाश के टुकड़े नहीं बल्कि फ्रैंक की लाश के हैं। शर्ली ने जेम्स को उसके कमरे में भेजकर बाहर से उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो बुरी तरह खौफजदा थी। वो सिसकते कांपते हुए बॉक्स के पास आई और उसके साथ मौजूद खत को उठाकर पढ़ने लगी। ये एक छोटी सी सज़ा है तुम्हारे और फ्रैंक के करीब आने पर। काश तुम उसके करीब ना गई होती तो आज उस बेचारे की जान ना जाती। देखो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से क्या हो गया। मैंने कहा था, और शायद तुम्हें याद भी होगा, कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात को ईजी लेकर नज़रअंदाज कर दिया। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा कि मैं मजाक नहीं करता। मान जाओ वरना और खून बहेगा। शर्ली खत फाड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ये किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। फ्रैंक की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। ना जाने कितनी देर फ्रैंक की लाश के टुकड़ों के पास बैठकर वो आंसू बहाती रही। जब होश आया तो कुछ सोचकर पुलिस स्टेशन की जानिब चल पड़ी। शर्ली ने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर जॉनसन को सारा वाक़या सुनाया कि कब से किस तरह से जैक उसे परेशान कर रहा है और अब उसने उसके दोस्त को कत्ल कर दिया है। इंस्पेक्टर जॉनसन एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसे भी जैक का शर्ली को पुरस्कार हरकतों से तंग करना कुछ समझ में नहीं आया था। उसने तहम्मुल से शर्ली की सारी रुदात सुनी। कुछ देर वो शर्ली की तमाम बातों पर गौर करता रहा, फिर नरमी से बोला, आप मान जाती तो क्या हर्ज था इसमें? ऐसे में आज ऐसे कत्ल तो ना होता। मैं गुनाहगार हूँ, बहुत पछता रही हूँ। शर्ली रोने लगी, लेकिन अब वो एक कातिल है और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लीजिए। शर्ली ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या नाम बताया आपने उसका? जॉनसन ने पूछा। जैक। पूरा नाम? मालूम नहीं। क्या आप उसका हुलिया बता सकती हैं? जी, शर्ली बोली और जैक का हुलिया बताती गई और एक आदमी कागज़ पर स्केच बनाता गया। स्केच मुकम्मल होने के बाद जॉनसन को चुप लग गई। बिल्कुल ऐसा ही है वो, शर्ली ने स्केच देखकर कहा। क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लड़का यही है? जॉनसन ने उलझते हुए लहजे में कहा। वो हैरत से कभी शर्ली को देख रहा था तो कभी इस स्केच को। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसे ठीक तरह से पहचानती हूँ, शर्ली ने जोर देकर कहा। सॉरी मैडम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऑफिसर जॉनसन ने फैसला सुना दिया। क्या मतलब है आपका? शर्ली बड़ी हैरान और परेशान होकर बोली। जब आपका दुश्मन जिंदा इंसान नहीं है तो फिर हम मरे हुए को क्या मारेंगे? जॉनसन ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा। शर्ली को यूं लगा जैसे किसी ने उसे 100 वॉट का करंट लगा दिया हो। वो ऑफिसर जॉनसन के इस इंकशाफ पर बरस पड़ी। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप ऐसे घटिया मजाक करके मुझे और परेशान करना चाह रहे हैं। माना कि वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मरा हुआ हो। अगर ये मरा हुआ है तो मेरे सामने जिंदा कैसे है? ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। शर्ली के गुस्से को कतई नजरअंदाज करके इंस्पेक्टर जॉनसन गोया हुआ। ये लड़का आज से 30 साल पहले एक बहुत बड़े हादसे में मारा गया था। वो कोई और मरा होगा, जैक जरूर उसका हमशक्ल होगा। शर्ली चिढ़कर बोली। नहीं, ये हमशक्ल नहीं, उसकी रूह है, ऑफिसर जॉनसन ने पुर यकीन लहजे में कहा। शर्ली को ऑफिसर का दो टोक लहजा देखकर खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि उसे जैक की पुरस्कार हरकतें याद आने लगी थी, जिनको देखकर वो भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। और फिर ऑफिसर जॉनसन इस उम्र में ऑन ड्यूटी, उससे भला ऐसा मजाक क्यों करेंगे? कोई सबूत है आपके पास? शर्ली ने एक बार फिर तस्दीक चाही। क्यों नहीं? ऑफिसर जॉनसन ने एक अहलकार को जैक के कत्ल केस की फाइल लाने को कहा। अहलकार 30 साल पुरानी फाइल ले आया। ऑफिसर जॉनसन ने वो फाइल उससे लेकर शर्ली को देते हुए कहना शुरू किया। ये लड़का बहुत मशहूर मौसीकार का बेटा था। इसने कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में इसका सारा खानदान एक जगह इकट्ठा होकर जश्न मना रहा था कि जब ही उनके दुश्मन खानदान ने पूरे घर को आग लगा दी और घर के तमाम अफराद जलकर राख हो गए।
कोई जिंदा ना बच सका। उनके मरने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उनकी रूहें भटक रही हैं। ऑफिसर ने इतना कहकर तवक्कुफ किया, जबकि शर्ली बड़े इन्हमाक से ऑफिसर जॉनसन की कहानी सुनने के साथ साथ फाइल की बरगर्दानी भी कर रही थी, जिसमें जैक और मरने वाले दीगर लोगों की तस्वीरों के साथ तमाम तफसील दर्ज थी। ऑफिसर ने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। वो लोग जिन्होंने आग लगाई थी वो भी बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जैक के ख़ानदान और उनके ख़ानदान के दरमियान चूहे बिल्ली से लड़ाई रहती थी। जैक पैदा होते ही एक गैर मामूली बच्चा था, जिस वजह से उसका बाप उसे छोड़कर चला गया, इसी डर से कि न जाने वो लड़का बड़ा होकर क्या निकल आए। लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सब लोग उससे डरते थे, जिस वजह से कोई उसका दोस्त नहीं बनता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कई दोस्त बने जो उस हादसे में ही चल बसे। जैक को अपने दुश्मन खानदान की एक लड़की से मोहब्बत थी। उसका नाम भी शर्ली था और हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की आपसे काफ़ी मुमासलत रखती थी। वो भी जैक से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जब लड़की के ख़ानदान वालों को उन दोनों के इश्क के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने शर्ली को मार दिया। जैक के मरने के ठीक 2 दिन बाद जिन लोगों ने उसे मारा था वो भी मारे गए और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। ऑफिसर जॉनसन ने गहरी सांस लेकर बात खत्म कर ली। शर्ली बुत बनी बैठी थी। उसकी नज़रों के सामने शर्ली नामी लड़की की तस्वीर, जो सच में काफ़ी हद तक उससे मुमासलत रखती थी। उसने 30 साल पुरानी जैक की भी तस्वीर देखी, जो गालिबन यही जैक था जिसकी रूह पिछले काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो। वो तो जैसे सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठी थी। अब आप घर जाएं या फिर चर्च जाकर दुआ वगैरह करें, इसी सूरत में आपको उससे निजात मिल सकती है। ऑफिसर जॉनसन ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा। शर्ली शिकस्ता दिल से उठ गई और थके थके कदमों से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। शर्ली बोझल कदमों के साथ घर वापस आई तो ये देखकर ठिठक गई कि फ्रैंक की लाश के टुकड़े अब मौजूद नहीं और जेम्स के कमरे का लॉक भी खुला हुआ था। शर्ली दौड़कर कमरे में गई, लेकिन जेम्स कमरे में नहीं था। शर्ली ने परेशान होकर पूरा घर छान मारा कि यकायक जेम्स वॉशरूम से बाहर आया। शर्ली भागती उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। जेम्स ठीक ठाक था। दरवाज़ा कैसे खुला? मैं तो बाहर से बंद करके गई थी, शर्ली ने जेम्स को देखते हुए पूछा। पता नहीं, खुद ही खुल गया था, जेम्स ने मासूमियत से कहा। शर्ली पूरा घर ढूंढ चुकी थी मगर फ्रैंक की लाश कहीं नहीं थी। शर्ली को यकीन था कि जेम्स के कमरे का दरवाज़ा खोलने और फ्रैंक की लाश के टुकड़े गायब करने के पीछे जैक ही का हाथ है। शर्ली ने जेम्स को खाना देकर सुला दिया और खुद सोफे पर बैठकर सोचों में गुम हो गई। फ्रैंक अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। न जाने उन लोगों पर उसकी गुमशुदगी के बायस क्या गुजर रही होगी। ऐसा सोचते ही शर्ली की आंखें एक बार फिर भीग गईं। वो खुद को जितना कोस सकती थी कोस रही थी, मगर इसके पछताने पर फ्रैंक वापस नहीं आ सकता था। जो होना था हो चुका था। शर्ली यहाँ से ये घर छोड़ देने के बारे में सोचने लगी। फिर उसने ये सोचकर ये ख्याल रद्द कर दिया कि ये बेकार फैसला है। वो जहाँ भी जाएगी जैक वहाँ आ जाएगा। जैक से फरार का रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सोचों में गर्क वो किचन में आकर बर्तन धोने लगी। एक मरा हुआ शख्स उससे प्यार कर बैठा था और किसी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, महज इसलिए कि उसकी शक्ल उस लड़की से मिलती है जिससे वो प्यार करता था। ये ख्याल बड़ा ही रूह फसा था। जैक की अजीब हरकतों से वह तंग और हैरान ज़रूर हुआ करती थी, मगर वो एक रूह था शर्ली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शर्ली बर्तन धोकर फारिग हुई तो न जाने उसे ऐसा क्या महसूस हुआ कि उसने नज़रें उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो दम बखुद रह गई। जैक बाहर दरख्त के नीचे लगी पींग पर झूला झूल रहा था और शर्ली को संजीदगी से देख रहा था। शर्ली का रुआं रुआं कांपने लगा। वो पहले से ज़्यादा जैक से डरने लगी थी। शर्ली को उससे कोई हमदर्दी नहीं हुई थी कि उसे कैसे मार दिया गया। अगर वो फ्रैंक का कातिल ना होता तो शायद शर्ली को हमदर्दी हो जाती, लेकिन उससे शादी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मरा हुआ था। शर्ली ने झट से पर्दा खिड़की पर गिरा दिया और खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। चंद लम्हों बाद शर्ली ने दोबारा पर्दा सरका कर देखा तो जैक हनूज वहां मौजूद था। शर्ली ने दोबारा पर्दा गिरा दिया और लंबी सांस भरकर हाथ में हॉकी पकड़ ली और सोचा कि वो डर खत्म करके हिम्मत से काम लेगी। शर्ली ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि जैक अब वहां मौजूद नहीं था। शर्ली डर के मारे रूहानसी हो गई और वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि उसे अपने अकब से झूले की जंग आलूद चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। शर्ली ठिठक कर रुक गई। उसने डरते डरते पीछे देखा तो जैक को बैठा पाया। शर्ली बेख्तियार डर कर घर के अंदर भागी और घर का दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया। वो दरवाजे से लगकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि जैक की आवाज़ पर ठिठक कर रुक गई। आवाज़ साफ और वाज़िया उसके पीछे से आई थी। वो डरते डरते पीछे मुड़ी तो अपने सामने जैक को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो दहशत के मारे दीवार के साथ जा लगी। चंद लम्हे शर्ली हरासा निगाहों से जैक को देखती रही, जो उसे स्पाट चेहरे से देख रहा था। फिर वह मुश्किल तमाम अपनी हिम्मत और हौसले को यकजा करके चीख कर बोली, क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहाँ से प्लीज़, जान छोड़ दो मेरी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मर चुके हो।
तुम एक रूह हो। शर्ली की बात सुनकर जैक का खून खौल उठा। उसने अपने हाथ का इशारा शर्ली की तरफ किया तो वो हवा में मुअल्लक हो गई। शर्ली चीखने लगी। जैक उसे कभी इधर तो कभी उधर ऊपर नीचे लहराता रहा। शर्ली की दिलखराश चीखें सुनकर जेम्स नींद से बेदार हो गया था। वो भागता हुआ बाहर आया तो उसने शर्ली को हवा में मुअल्लक देखा तो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। फिर उसने सामने खड़े जैक को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही है जो गुलदस्ता देकर गया था। जेम्स भागता हुआ उसके पास आया और उसके पेट पर मुक्के मारते हुए कहने लगा, छोड़ मेरी बहन को, छोड़ शैतान कहीं के। जेम्स, चले जाओ यहाँ से प्लीज़। जैक, उसे छोड़ दो, शर्ली चिल्लाई। जैक ने जेम्स को इस कदर ज़ोर से पीछे की जानिब धक्का दिया कि वो मासूम पूरी ताकत से दीवार से टकराया और मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा। उसी लम्हे जैक ने शर्ली को भी छोड़ दिया और धड़ाम से ज़मीन पर आकर गिर गई। शर्ली अपनी परवाह किए बगैर जेम्स की तरफ तेज़ी से लपकी। उसे जेम्स का सांस और दिल की धड़कनें चेक की, मगर जेम्स मर चुका था। अपने भाई की मौत का यकीन हुआ तो शर्ली सख्ते में आ गई। जेम्स की खुली आंखों को शर्ली ने अपने हाथ की हथेली से बंद किया और उसे अपनी गोद में लेकर ज़ारो ज़ार रोने लगी। शर्ली जेम्स का सर अपनी गोद में लिए फूट फूट कर रोती रही और जैक उसे चुपचाप खड़ा रोते हुए देखता रहा। उसका चेहरा एकदम स्पार्ट था, किसी भी तासुर से यकसरारी। यक लक शर्ली ने जेम्स का सर निहायत प्यार से अपनी गोद से उठाकर ज़मीन पर रखा और कहर बरसाती निगाहों से जैक को घूरा। वो जैक को मारने की गर्ज से उसकी जानिब लपकी। शर्ली को खुद से दूर रखने के लिए जैक ने अपने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उसे हल्का सा धक्का दिया तो वो हल्का सा धक्का भी नाजुक शर्ली के लिए बहुत था। वो बहुत दूर जाकर मेज़ पर गिरी और मेज़ के शीशे किरची किरची हो गए। शर्ली जख्मी हो गई क्योंकि काफ़ी शीशे के टुकड़े उसे भी चुभ गए थे। शर्ली हिम्मत जमा करके दोबारा बमुश्किल उठी और फिर गुस्से से जैक की जानिब लपकी। वो कोई भिपरी हुई शेरनी मालूम हो रही थी। जैक ने फिर अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके उसे हल्का सा धक्का दिया और शर्ली दूर जाकर दीवार से पूरी ताकत से टकराई। जैक चूँकि बदरू था इसलिए उसमें गैर मामूली ताकत थी। दीवार के साथ टकराने के बायस शर्ली का सर फट गया और वो वहीं ढह गई। उसमें मजीद उठने की सकत ना रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होशो हवास की दुनिया से बेगाना होती चली गई। शर्ली की उभरती फलक शिगाफ चीखों पर उसके पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को इतला कर दी थी। पुलिस आई और जेम्स की डेड बॉडी को साथ ले गई। जबकि शर्ली की सांसें चल रही थी इसलिए उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। शर्ली को सब याद आ गया कि बेहोश होने से पहले उस पर क्या गुजरी थी। जेम्स का मासूम चेहरा आंखों में घूमते ही शर्ली की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो जिस कदर अपनी बेबसी पर रो सकती थी रो रही थी और इस एहसास के बोझ तले जीना उसे नामुमकिन नजर आ रहा था। एक अजीब सी उदासी, तन्हाई, बेबसी और बेचैनी उसके पूरे जिस्म में खून के साथ गर्दिश कर रही थी। जेम्स के सिवा उसका था ही कौन, और अब उसकी मौत के बाद वो किस कदर अकेली हो गई थी। जैक एक मरा हुआ इंसान था, शर्ली उससे शादी कैसे कर लेती। शर्ली सोचती रही और रोती रही। मान शर्ली ने अपने दाएं जानिब देखा तो शीशे की दीवार के पीछे जैक को खड़ा पाया। जैक की शक्ल देखकर शर्ली का खून खौल उठा। एक लावा था जो उबल कर बाहर आने को बेताब था। दिल में कब से पलती नफरत अब फट पड़ने को तैयार थी। शर्ली को उससे शदीद नफरत थी। वो फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो बामुश्किल बेड से उठी तो उसे अपने पूरे बदन में शदीद टीस की लहरें उठती हुई महसूस हुई। वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर रूम से बाहर आ गई। शर्ली, मेरी बात सुनो। जैक ने शर्ली को बाहर आते देखकर कुछ कहना चाहा। शर्ली ने जैक को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से जैक को पीछे धक्का दिया। जैक दीवार के साथ जा लगा और खुद शर्ली अस्पताल की छत की तरफ भागी। जैक भी उसके पीछे लपका। लोगों से बचती बचाती बिलाकर शर्ली छत पर पहुंच गई। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा, पीछे जैक नहीं था। जैसे ही शर्ली छत के किनारे खड़ी हुई, जैक छत पर आ पहुंचा। इससे पहले कि उसे शर्ली के इरादों की भनक भी पड़ती, शर्ली ने अस्पताल की 5 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जैक जहां था वहीं मंजमंद हो गया। शर्ली ने जैक की आंखों के सामने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके इस बाब को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जैक को शर्ली से इस इंतहाई कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हवास बाख्ता छत से नीचे शर्ली के मुर्दा जिस्म को देख रहा था, जिसके इर्द गिर्द तेज़ी से एम्बुलेंस, पुलिस और दीगर लोग जमा होते जा रहे थे।